आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। देखते हैं। फर्स्ट, रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। एक रिएक्शन जिसका ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, राइट। नंबर 1, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, उसकी रेट लिखिए। नंबर 2, हाउ इज रेट इफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। बी की कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। और तीसरा, हाउ इज रेट इफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल इक्वेशन है, ध्यान से देखिए क्या करना है। सबसे पहले पार्ट पर आ रही हूँ, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी पहला पार्ट उसने कहा था ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और बी में 2, तो मैं इसकी इक्वेशन लिख सकती हूँ ऐसे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, मैंने माना डी एक्स बाई डी टी जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए की पावर 1 और बी की पावर 2। लिख दिया, इसमें के लगा दिया, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2, सेकेंड ऑर्डर का मतलब 2, पहला काम करता हूँ। हाउ इज रेट इफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगला आइए सेकेंड पार्ट, क्या इफेक्ट होगा अगर हम बी की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दें। तो आपने इसी फॉर्मूले में क्या करना है, बी की कंसंट्रेशन को 3 गुना बनाना है। तो आपने क्या किया, के ए तो 1 का 1 रहने दिया, इसमें कोई चेंज नहीं करना। बी को क्या कर दिया, 3 गुना बना दिया, तो 3 बी कर दिया और इसका ऊपर 2 का 2 रहेगा, तो कितना आ गया 9। तो आप कहेंगे तो कंसंट्रेशन को अगर हम बी को ट्रिपल कर देते हैं तो रेट जो है इट बिकम्स 9 टाइम्स। क्लियर। थर्ड, उसने कहा था जब कंसंट्रेशन ए और बी दोनों की ही डबल कर दी जाए तो रेट क्या होगी, करके देखते हैं। डी एक्स बाई डी टी, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाएंगे। के ए को भी डबल कर दिया 2a, बी को भी डबल कर दिया 2b, जो उनके ऊपर 1 और 2 था वो एज इट इज सिखा रहने दिया, तो ये कितना हो गया 8 टाइम। इसका मतलब रेट क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 8 टाइम्स। क्लियर हो गया, वेरी सिंपल। अगर इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपके 3, अब देखो 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, इसमें क्या मुश्किल है। आपको ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल बोर्ड में आ जाए तो इट्स वेरी सिंपल। आपको सिंपल करना ही क्या है, जो इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर ए के है तो उसको ए का 1 लिख दो, बी का 2 लिख दो, एक इक्वेशन तैयार होगी। इसी में वो किसी की कंसंट्रेशन को डबल ट्रिपल जो भी करना चाह रहा है करके आप उसको रेट बता दोगे कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड देखिए, ये वाले न्यूमेरिकल देखिए बेटा, ये बड़े ध्यान से, ये टेबल है, टेबल में डाटा दे रखा है और आपको इस डाटा की मदद से क्या निकालना है। देखिए रिएक्शन ए और बी में हो रही है, इनिशियल रेट आर नॉट गिवन है, ठीक है, और उसको निकालना है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ध्यान से देखिए वाले क्वेश्चन क्या है, ये ए, यानी ये जो कंसंट्रेशन है ये ए की है, ये बी की है और ये इस रिएक्शन की रेट है। यानी ये तीनों चीज़ें जो हैं एक एक्सपेरिमेंट की हैं, एक एक्सपेरिमेंट जिसमें ए भी है, बी भी है, रेट भी है, राइट। ये वाली जो दोनों हैं ये वाली दूसरे एक्सपेरिमेंट की हैं और ये वाली तीसरे इक्वेशन एक्सपेरिमेंट की हैं। यानी मैं इसके डाटा को इक्वेशन 1 बना लूँगी, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इन तीनों की मदद से मैं ऑर्डर निकाल सकती हूँ। उसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। अब सबसे पहले तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि मुझे नहीं पता ऑर्डर क्या है, तो मैंने क्या एज्यूम किया, ध्यान से देखिए, मैंने एज्यूम किया सपोज डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, राइट। उसने कहा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, क्वेश्चन समझिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी क्या है। तो सबसे पहले मैं रेट तो मान के चलूँ, रेट ये है, हम कहते हैं रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर, मुझे नहीं पता, बी की पावर मुझे नहीं पता, ए और बी गिवन है, 2 रिएक्टेंट मैंने लिख दिए, रेट मुझे गिवन है, रेट ये ली और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने मान लिया ए की पावर एक्स है और बी की पावर वाई है, मुझे ये एक्स और वाई ही फाइंड आउट करना है, मुझे ऑर्डर निकालना है, यानी मुझे एक्स और वाई ही फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई, क्लियर। इसका मैंने क्या किया, के हटा दिया, ये डायरेक्टली हटा दिया, तो आपके पास क्या बन गया, के, ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में अब मैं वैल्यू डालूँ, देखो इस इक्वेशन में मैं एक्सपेरिमेंट नंबर ये 1 की वैल्यू डालूँ, ये क्या है आर नॉट, आर नॉट का मतलब क्या है डी एक्स बाई डी टी, डाल दी 5.07 गुना 10 की -5, के एज इट इज़ रहने दिया, ए क्या है 0.20, मैंने 0.20 डाल दिया। मैं इस 0.20 को कैसे लिख सकती हूँ, 0.20 लिख सकती हूँ, उसका पर्पस क्या है 0.2 कम लिखना पड़ेगा, 0 से 0 ख़त्म करते चलो, इसको 0.2 लिख दो, ए डाल दिया, बी कितना है 0.30, 0.3 डाल दिया, हो गया। यानी ये जो डाटा है ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये रेट है। आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि ये क्या क्या है और कहाँ से आया। फिर देख लो,
ये आपको टेबल में वैल्यू दे रखी है, ध्यान से, ये ए के सामने लिखा है तो ये क्या है, आपका ए की वैल्यू है। ये बी के सामने लिखी है, बी की वैल्यू है, ये उसकी रेट है, तो मैंने रेट की वैल्यू पुट कर दी, मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी और मैंने ये बी की वैल्यू भी पुट कर दी। हो गया, इसको बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही मैंने क्या किया, अब इसका काम ख़त्म, ये वाली चीज़ें मेरी सारी डल गई, मैंने इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1 दे दिया। आप देख रहे हैं यहाँ दे दिया इक्वेशन 1। सेम मैंने क्या किया, दूसरा डाटा उठाया, ये रहा दूसरा डाटा, क्या है, ये वाला, ये है रेट, ये है ए, ये है बी, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, डाल दिया। अब तुम ध्यान से देखो, मैंने अभी 2 ही उठाए हैं, 2 और 1, इक्वेशन 1 ले ली, इक्वेशन 2 ले ली। अब हम इन दोनों में क्या चीज़ सेम देख रहे हैं, रेट सेम है, एक्स भी सेम है। अगर ये सब कट जाएंगे तो वाई आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आया, डिवाइड 1, इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है इक्वेशन 2 से, राइट। डिवाइड किया तो ये कट जाएगा, कटने के बाद आपका ये आ जाएगा। कैसे, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ इक्वेशन 1 को 2 से, फिर देख लो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया तो क्या क्या कट गया, ये कट गया, कट के कितना आ गया, 1, बराबरे में के से के कट गया, 2 से 2, एक्स भी कट गया। अब तुमने नोट किया ये कितना आता है, 0.3 बटा 0.1 का वाई। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 0.3 का वाई और 0.1 का वाई। इसका मतलब ये क्या है, पॉइंट से पॉइंट काट दो तो 1 बराबरे में क्या हो गया, 3 की पावर वाई। यहाँ तक पहुँच गए, 1 बराबरे में 3 की पावर वाई। और आपको पता है ये तभी पॉसिबल है जब ये 1 कब आएगा, जब y की वैल्यू क्या हो, 0 हो। पढ़ते हो ना मैथ्स में, y 0 होगा तभी तो ये 1 के बराबर हो गया, तो मेरा y क्या निकल गया, 0। एक मैंने आंसर निकाल लिया, y की वैल्यू 0 निकाल ली, क्लियर है। फिर देखो मैं इसको रब करके अब आपको बता रही हूँ मैंने क्या किया। आपको जो टेबल वाले न्यूमेरिकल हैं इनमें डाटा को देखना है और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ये सारा डाटा एक एक्सपेरिमेंट 1 का है, यानी इक्वेशन 1 बना दो, ये इक्वेशन 2 बना दो और ये इक्वेशन 3 बना दो। इनको आपस में ही डिवाइड करके हम एक्स वाई निकाल लेंगे, हमारा ऑर्डर निकल आएगा। ऑर्डर मतलब ये वाला एक्स और वाई जो हमने माना है। अभी मैंने क्या किया था, इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को डिवाइड करके मैंने ये आपका 1 इज इक्वल टू 3y, और ये वैल्यू y ये तभी आएगी 1 के बराबर जब y क्या हो, 0। तो आपका आंसर y आ गया। इसके अंदर ये वाला y आपने निकाल लिया, y इज 0। क्या रह गया अब, x निकालना। x के लिए क्या करें, सेम वही आपने डाटा उठाना है टेबल से। ये एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, अब मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। ध्यान से देखो, 1 और 2 का इस्तेमाल कर लिया, ऐसे उसने क्या किया है। आगे आपको क्या किया है, सिमिलरली आपने ये उठा लिया इक्वेशन, ये वाली 2, सेकंड ये वाली है और थर्ड ये वाली है, ये थर्ड हो जाएगी आपकी, ये सेकंड है। अब इनको आपस में डिवाइड करो। किसको डिवाइड करना है, ये सेकंड, इसने ये इसको थर्ड और फोर्थ नाम दे रहा है, आपकी मर्जी, आप सेकंड थर्ड दो, जो भी मर्जी लो। थर्ड और फोर्थ नाम दे रहा है तो आपने फोर्थ को डिवाइड कर देना है, थर्ड को और फोर्थ को डिवाइड कर देना है। यानी आपको जो आपकी इक्वेशन थी 1.43 वाली, ठीक है, 1.43 इंटू 10 की -5 था, ध्यान से देखिए, उसके अंदर आपको डिवाइड कर देना है। और जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, देखो 1 पॉइंट, स्पेस दे देती हूँ आपको ताकि इजी हो जाए। ये देखो यहाँ पर आपका स्पेस बन रहा है, मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ, दिस वन। देखिए ये आपकी इक्वेशन है ये, तो आपने 1.43 इंटू 10 की पावर -1 वाले को 5.07 इंटू 10 की -5 से डिवाइड करना है। यानी इस इक्वेशन को 4 को 3 से डिवाइड करना है, 4 ऊपर 3 नीचे। इसको करोगे तो क्या होगा, 0.4 और 0.2, ये x है, ये भी x है। y क्या है 0.05 और नीचे क्या है 0.1 की 0। यहाँ 0 क्यों पुट किया है, क्योंकि हम y निकाल चुके हैं, y की वैल्यू 0 निकाल चुके हैं, 0 कर देते हैं। ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 आती है, तो ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, तो ये कैंसिल हो गया। क्लियर। अब तुम्हारे पास क्या बचा, ध्यान से देखिए, ये पावर है 14.3 इंटू 10 की पावर -5, वहाँ पर क्या था आपका 10 की -5 हो रही है। अब इसको मैंने क्या किया, आपकी स्टेटमेंट में देखना 1.43 दे रखा है इंटू 10 की पावर -4, यहाँ पर गलत, ये -4 है, यहाँ पर दिस वन -4 है यहाँ। मैं इसको 5 करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, ध्यान से देखो, मैं ऐसे कर सकती हूँ, इसको 14.3 इंटू 10 की -5 कर दूँ, ताकि 5 से 5 कर दूँ, मैंने खिसका दिया।
हो गया आपका। आपका क्या आ गया, ये कट गया, आपका किसके बराबर आ गया, आपका आ गया दिस वन, ये और ये भी कट गया, इसके बराबर आ गया आपका। देखो ध्यान से, 14 आपका किसके बराबर आ गया कटने के बाद, 14.3 डिवाइड बाय 5.07 इज इक्वल टू 0.4x और इतना। अब देखो ये कितना आता है, आप इसको डिवाइड करके देखें कितना आएगा, 5 5 दूनी 10 और ये लगभग 2.82 के बराबर आएगा कट के। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2.82 बराबरे में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 की पावर x। पहुंच गए यहाँ तक। बुक में सॉल्व नहीं कर रखा, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ये आपका आ गया यहाँ तक, डिवाइड करके पहुँच गया। 2.82 इज इक्वल टू 2 की पावर x। दोनों का लोग ले लो, इसके आगे लोग लगा दो, इसके आगे भी लोग लगा दो, क्या हो जाएगा, लोग 2.82 इज इक्वल टू x log 2, यही आ गया, x log 2। अब क्या करें, x को निकाल लें, x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू लोग 2.82 बटा में लोग 2। बस लोग 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010, 2.8 की आप देख के करोगे तो लगभग आपका ये इसके नीचे कर रखा है सॉल्व। ये देखो इसकी वैल्यू डाल रखी है, यहाँ तक मैंने आपको करके दिखा दिया, दिस इज़ योर वैल्यू। यहाँ तक मैंने अभी आपको ऊपर करके दिखाया। 2.8 की है 0.4472 और 2 की है 0.3012। जब इसको डिवाइड करोगे 1.48 आएगा। इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1.5। और ये क्या है आपका x, तो x कितना आ गया 1.5 और y कितना निकाला था पहले 0, तो आ गया आपका। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1.5 विद रिस्पेक्ट टू a एंड विद रिस्पेक्ट टू b इट इज 0। आ गया। यही हमने स्टार्टिंग में माना था ना कि dx, क्या माना था स्टार्टिंग में, dx हमने ये चीज़ मानी थी, dx बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर x b की पावर y। अब हमारा आ गया x क्या है 1.5 और y क्या है 0, तो ऑर्डर निकाल दिया। क्लियर। तो ये न्यूमेरिकल आपको दिखने में ऐसे लगता है, लेकिन ये पूरा आता है तो या 3 या 5 नंबर से कम नहीं आता। तो आप एक बार फिर नज़र मार लो इस पर। ये मैंने आपको जो कराया है, ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा, अभी तक हम दूसरे पे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये टेबल दे रखी होती है, टेबल को पढ़ना आना चाहिए। टेबल में अक्सर ऑर्डर ही निकालना होता है, तो ध्यान रखना ये ए है, ये बी है, ये रेट है। तो ये ए बी और ये रेट, ये सारी बातें एक की हैं। हमने सीधा रेट मानी ये वाली इक्वेशन और इसमें वैल्यू पुट करते रहे। फिर ये दूसरे की, तीसरे की, इनको आपस में ही डिवाइड इस ढंग से करना है कि x निकल आए और y निकल आए। पहले कोई मर्जी निकाल लो, पहले आप x भी निकाल सकते हो, पहले y भी निकाल सकते हो। मैंने y निकाला है, फिर x निकाला है, राइट। अभी ये क्वेश्चन इसी टाइप का आप खुद करेंगे बेटा। इसमें भी सेम क्या करना है, रेट लॉ निकालनी है और रेट कांस्टेंट निकालना है। रेट लॉ के लिए आपको क्या करना है, वही रेट माननी है, आपको ऑर्डर निकालना है, x और y बिल्कुल सेम है। जब आपका x निकल आएगा और यहाँ आपका y निकल आया, x1 y2, आपका ये सेम प्रोसीजर तो यही रहेगा, यही का यही करना है। रेट ला का क्या मतलब है कि आप उसका रेट मानो। यहाँ उसने खुद ही दे दिया एक्सपेरिमेंट ए में ए ये है, बी ये है, ये रेट ये है, तो आप वैल्यू डालते जाओ। ठीक इस तरीके से आप आपस में इनको डिवाइड करके एक्स वाई निकाल लोगे। अब उसके बाद रेट ला इक्वेशन बनानी है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स और वाई। ए x1 निकाला, b2 निकाला, ये आपकी रेट निकाली, इसकी वैल्यू निकाली और ये आपका आ गया रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है कि आपके पास यहाँ देखो सब कुछ है, आपके पास ये निकल गया ना, इसके अंदर सब कुछ आ गया। किसी भी रिएक्शन एक्सपेरिमेंट की रेट डाल दो यहाँ पर, ए किसी भी डाल दो, बी किसी का डाल दो और ये आपका यहाँ से क्या निकल आएगा के। इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट उठाया ये भी देख लेते हैं। इसने किसका एक्सपेरिमेंट उठाया, पहले का। रेट कांस्टेंट निकालनी है तो उसने पहले से निकाल ली। ये पूछा है ना उसने, रेट कांस्टेंट निकालो। रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आपको डी एक्स बाई डी टी ये फार्मूला तो डालना पड़ेगा। तो किसी की रेट तो डालोगे, इसके अंदर किसी की वैल्यू डालोगे, इसके अंदर ये डालोगे, ये डालोगे, एक्स वाई निकाल लोगे, वैल्यू पुट कर दोगे तो के आ जाएगा। तो उसने एक्सपेरिमेंट 1 की रेट डाली है, इसी की ए डाली है, इसी की बी डाली है, देख लो आप नीचे आ गई। इसमें क्या किया, एक्सपेरिमेंट 1 की रेट डाली, एक्सपेरिमेंट 1 का ही ए डाला, बी डाला, ऑर्डर हमने निकाल लिया, 1 और 2 डाला और यहाँ से क्या निकल गया के। यानी के तभी निकल सकता है जब पहले आप क्या निकाल लोगे, ऑर्डर। उसके बाद किसी भी एक्सपेरिमेंट से उसको आप रेट कांस्टेंट किसी का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बहुत आसान है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। ये मैंने आपको आज क्लास में भी बताया था, आप यूनिट देखकर ऑर्डर बता सकते हैं, आपको आता है। नेक्स्ट, इस रिएक्शन के लिए रेट ला, ये वाला क्वेश्चन फिर देखिए। इस रिएक्शन के लिए रेट ला इज एक्सप्रेशन गिवन है।
रेट ला आपको गिवन है, रेट इज इक्वल टू KCl2 NO की पावर 2. व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ पावर. इसकी पावर 2 है, इसकी कुछ नहीं है तो 1 हुई, तो कितना हो गया? ऑर्डर 3. उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बीइंग 0? जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है? जीरो ऑर्डर का मतलब क्या मतलब है? रिएक्शन की जो रेट है वो जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, चेंज ही नहीं करती. तो व्हाट इज मेंट बाय द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बीइंग जीरो? इट मीन्स रिएक्शन इज एक्सट्रीमली फास्ट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज इट गेट्स कंप्लीटेड विद इन सेकेंड. इतनी फास्ट है कि सेकेंड में ही कंप्लीट होगी, उसकी रिएक्शन चेंज ही नहीं हुई कंसंट्रेशन के साथ, इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर है. उसके बाद आपको ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, इसमें कर सकते हो, इनको ऐड कर दो. ध्यान रखना फ्रैक्शन में आ सकता है, कहीं परेशान हो जाओ कि मैम ये कैसे आ गया, ये तो हमने कभी करा नहीं है, आपको मैं करा चुकी हूँ. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए ये इनकी पावर्स को ऐड करना है, ऐसे इनकी पावर्स में माइनस है तो माइनस करना है. नेक्स्ट, एक्सप्रेस द रिलेशन हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर nth ऑर्डर. nth ऑर्डर के लिए क्या रिलेशन है? तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है. T naught is T half is inversely proportional to initial concentration raised to the power n minus 1. यहाँ पर n ऑर्डर है, अगर 1 है तो 1 पुट कर देंगे, 2 है तो 2. एक जनरल रिलेशन है. स्टेट द कंडीशन इन विच बाईमोलिकुलर रिएक्शन इज काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. When one of the reactant, कहता है ऐसी कोई कंडीशन बताओ जहाँ पर बाई मोलिकुलर रिएक्शन दिखने में तो बाई मोलिकुलर है लेकिन उसका ऑर्डर जो है काइनेटिकली रेट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है. तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, जो दिखने में कुछ है और उनकी रेट कुछ है, और इनकी वजह क्या है? उनके अंदर किसी चीज़ का एक्सेस में होना जिसकी वजह से वो रेट में भाग नहीं लेता, इसलिए उसका ऑर्डर कुछ और निकलता है. ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्यूडो यूनिमोलिकुलर या स्यूडो मोलिकुलर रिएक्शन. तो आप बताएंगे व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, जनरली हम पानी लेते हैं, और बाईमोलिकुलर रिएक्शन दे बिकम काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर. फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शन? ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहाँ ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी की सेम वैल्यू होगी, और वो रिएक्शन होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन. अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में हो रही है, उसके अंदर ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी बराबर होंगे, अदरवाइज कोई रिएक्शन नहीं होगी. क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन will be the molecularity be equal to 0? No, molecularity can never be equal to 0 और in fraction. बेटा कोई ना कोई एक मॉलिक्यूल तो एटलीस्ट रिएक्शन में भाग लेगा ही लेगा, वो तो होगा ही होगा. तो मोलिकुलरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है. उसके बाद वाई इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन विद मॉलिकुलरिटी हायर देन 3 इज़ वेरी रेयर. थर्ड ऑर्डर के बाद की रेयर क्यों मिलती हैं? क्योंकि मल्टी मॉलिकुलर कोलिजन्स हैव वेरी लीस्ट और रेयर प्रोबेबिलिटी. राइट, कि बहुत ज़्यादा कोलिजन्स मॉलिक्यूल में कई बार हों, बहुत ज़्यादा हों, उनकी चांसेस, उनकी संभावना बहुत कम होती है, इसीलिए रेयर होती हैं. रेयर मतलब बहुत कम पाई जाती हैं, हायर देन 3 वाली. ओके, ये हमारा एरिनियस का टॉपिक नहीं है, कट चुका है. नेक्स्ट आता है व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है विच द रिएक्टेंट मस्ट हैव और पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए मॉलिक्यूल को आपस में कोलाइड करना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्ट बनाए. तो कोलाइड करने के लिए वो मिनिमम एनर्जी जो उनके पास होनी चाहिए ताकि वो कोलाइड कर पाएँ, वो कोलाइड कर पाएँ यानी इफेक्टिव कोलिजन्स कर पाएँ और प्रोडक्ट बना पाएँ, उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं? उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शेप ऑफ ग्राफ. ये आप कर सकते हैं अगर आपको ग्राफ याद रहते हैं. शेप ऑफ ग्राफ क्या होगी? लो के वर्सेस 1/t और रिलेशनशिप के एक्टिवेशन एनर्जी का हमारा कट चुका है तो आप इसको छोड़ दो. उसके बाद ये ग्राफ देख लो. ये जो ग्राफ है प्लॉट है किस किस का? रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का है. ये स्टेट दिख रहा है, कॉन्स्टेंट दिख रहा है, तो ऑर्डर क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन. राइट. उसके बाद 17, एक रिएक्शन ए से बी है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर से ऐसे हैं, प्लस और माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है आपको करा चुकी हूँ. प्लस क्या शो करता है, माइनस क्या. उसके बाद अगला देखियो 1 नंबर का, ये ग्राफ है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन का, किसका है? आप कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर का. राइट, मैं आपको ग्राफ अलग से दे भी चुकी हूँ नोट्स में, आपको पहचान होनी चाहिए, आपको पता चल रहा है किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. देखा, 1 नंबर में आ गया, इसको पहचानो.
एक नंबर में आना है, इसको पहचानो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगला देखिए शॉर्ट आंसर, ये है बट डिफाइन, अब नोट आ गया एक बार, डिफाइन व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मैं आपको बता चुकी जो सिंगल स्टेप में है। और दूसरा ये मैंने आपको क्लास में कराया था आज, द रिएक्शन NO2, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। कोई रिएक्शन NO2 और F2 है, NO2F बनाती है, इसमें 2 स्टेप्स हैं, फॉलोइंग स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, एक फास्ट है और एक स्लो है। उसका क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए, व्हाट इज द रेट लॉ, एक तो रेट लॉ लिखना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, रेट लॉ सिर्फ कौन बताता है, स्लो स्टेप, सिर्फ स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, बताने वाला होता है, इसलिए सारी बात किसकी होगी, स्लो स्टेप की, वो रेट बताएगा, उससे हम रेट लॉ लिख लेंगे। ये काम तो हो गया स्लो स्टेप से। कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का आंसर भी आ गया, स्लो स्टेप है। क्या बच गया, तीसरा ओवरऑल ऑर्डर। यहाँ ध्यान रखना, जब ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको स्लो फास्ट दे रखा और ओवरऑल ऑर्डर निकालना आ जाए तो हमारे को फास्ट स्टेप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ऑर्डर। ऑर्डर निकालने के लिए हम जो ये स्लो स्टेप से निकालेंगे, उस स्लो स्टेप में वैल्यू पुट करने के लिए हमें फास्ट स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम फास्ट स्टेप का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए, याद रहेगी बात, रेट लॉ और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दोनों स्लो स्टेप से हैं। और अगर खाली ये 2 बातें पूछी होती तो काम खत्म, आंसर आ गया होता, लेकिन उसने ओवरऑल ऑर्डर पूछ लिया। ओवरऑल ऑर्डर का मतलब आपको फास्ट स्टेप की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, देखें, अब इसको मैं आपको बताती हूँ। पहले हम चलते हैं अब इसके सोल्यूशन पे। पहला काम रेट लॉ और रेडियस। अब सबसे पहले आप स्लो स्टेप को देख लो, अभी हम फास्ट को भूल जाते हैं। स्लो स्टेप में ये है आपका 2 रिएक्टेंट है, N2O4 F2, और ये बनता है, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, ये स्लो स्टेप है तो इसके अकॉर्डिंग रेट एक है, एक ये और एक ये, इन दोनों पे डिपेंड करेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये देखो, स्लो स्टेप इज़ द दिस स्टेप, यही स्लो स्टेप है, तो हम कहेंगे इट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसकी रेट क्या होगी, dx/dt इज इक्वल टू K N2O4 और F2 की कंसनट्रेशन। हो गया ये स्लो स्टेप, आ गया फ्रॉम स्लो स्टेप, दोनों आंसर आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है आपकी ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकलेगा, इसी स्टेप से निकलेगा, लेकिन इस स्टेप में इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, N2O4 के लिए दिक्कत है। क्यों, क्योंकि हमारा N2O4 फास्ट स्टेप में भी है। अब आ जाओ तुम फास्ट स्टेप करो। फास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फास्ट स्टेप की मदद से हम इसकी N2O4 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, फास्ट स्टेप से इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे और फिर ओवरऑल ऑर्डर निकाल देंगे। आई बात समझ में, क्या मतलब है, आपका स्लो स्टेप का काम खत्म, स्लो से रेट बता दी और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग होता है, ये दोनों बातें आ गई। लेकिन ओवरऑल ऑर्डर के लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए N2O4 वाले बॉक्स की, तो इसके लिए हम क्या करें, फास्ट स्टेप पे आते हैं। फास्ट स्टेप देखिए, फास्ट स्टेप में NO2 K और ये N2O4 बनता है, ये आपका फास्ट स्टेप था। तो इस स्टेप से आप K निकाल सकते हैं। आपको मैंने 11th में सिखाया था K इक्विलिब्रियम हम कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट का एक्टिव मास ऊपर और रिएक्टेंट जितने भी हैं उनका एक्टिव मास नीचे। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है, ये, इसका मास ऊपर और ये रिएक्टेंट है, मैंने इनको इकट्ठा कर दिया, इनकी पावर 2 कर दी, 2 बार लिखूँ अलग अलग, इसको रेज़ टू द पावर 2 कर दिया, यहाँ से आ गया, पहुँच गया यहाँ पर, K इज इक्वल टू निकल गया, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। अब यहाँ से आप N2O4 निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए, इस वाले स्टेप से क्या करूँ, N2O4 को बाहर ले आऊँ, मुझे N2O4 ही तो पुट करना है इसके अंदर स्लो स्टेप में। N2O4 किसके बराबर हो गया, K इंटू NO2 की पावर 2, यहाँ 2 मिसिंग है, 2 लगा लेना, ये आपकी आ गई N2O4 की वैल्यू, K इंटू NO2 की पावर 2। अब आप इसके अंदर पुट कर दो, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, इस इक्वेशन में। N2O4 की वैल्यू क्या आ गई, K NO2 की पावर 2, मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, ध्यान से देखिए यहाँ डाल रखा है, ये आपकी आ गई dx/dt इज इक्वल टू K, अपना है, अपना लिखा, इस N2O4 की वैल्यू टू कैपिटल K इंटू NO2 की पावर 2 डाल दिया है यहाँ पर, F2 एज इट इज़ था, F2 एज इट इज़ है, आ गया ऑर्डर। अब तुम देखो, एक कांस्टेंट जब दूसरे से होता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं, उसको हम K डैश लिख देते हैं, और इसको तो K डैश लिख दिया, नया कांस्टेंट बना दिया, ये है 2 और ये है 1, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो आप कहेंगे दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आई थिंक क्लियर हो गया। ओवरऑल ऑर्डर 3 है तो कौन सा ऑर्डर हो गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।
तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में आ चुका है। जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं आपके पास कि आपको मैकेनिज्म दे रखा हो और आपको क्या निकालना हो, अगर खाली रेट ला और रेट डिटरमाइनिंग बताना था तो खाली स्लो स्टेप की ज़रूरत थी, इसका रोल ही नहीं था। लेकिन जब भी ओवरऑल ऑर्डर निकालनी हो तो आपका जो ये वाला N2O4 है, इसकी वैल्यू जो स्लो स्टेप से निकाली है रेट में, हमें उसकी वैल्यू को निकालना पड़ेगा। उसकी वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, देख लो क्या बताया मैंने। आपकी रेट ला के अकॉर्डिंग स्लो स्टेप से ये रेट है, इसके अंदर N2O4 की वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू पुट हम कहाँ से करेंगे, फास्ट स्टेप से। ये फास्ट स्टेप है, यहाँ से K निकालना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट नीचे लिख के यहाँ से N2O4 की वैल्यू निकाली, इसमें डाली, तो ये आपका क्या आ गया यहाँ से, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का K रेट कांस्टेंट K गिवन है, फाइंड द हाफ लाइफ। ये आप कर लेंगे, बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर का याद होना चाहिए। उसके बाद आपने नेक्स्ट डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। अब देखो कितना इजी है, आप 3 नंबर में आ गया, बट इज़ K, बट इज़ EA, बट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, या एलिमेंट्री कर सकते हो। रेट कांस्टेंट समझा दिया। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होती है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी है विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट सो दैट दे चेंज इनटू प्रोडक्ट। मैंने आपको क्लास में ग्राफ से भी समझाया था। आपकी कोई भी रिएक्शन है, आपकी रिएक्शन में यहाँ पर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को चेंज होकर प्रोडक्ट में यहाँ तक आना है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो उसको यहाँ से होके यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। तो इस स्टेट तक जो आएगा इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये वाली अमाउंट की एनर्जी, उसको एक्टिवेशन एनर्जी मुझे बाहर से देनी पड़ेगी ताकि वो यहाँ से होता हुआ यहाँ तक इसको पार करता हुआ प्रोडक्ट बना दे। तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मुझे उसको सप्लाई करनी पड़ी, उसका नाम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो रिएक्टेंट को मुझे देनी पड़ेगी। क्यों, ताकि वो क्या बना दे बेटा, प्रोडक्ट। हो गया। नाउ डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। कर चुके हैं आप ये। हाफ लाइफ का क्या मतलब है, हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच, हाफ का मतलब 50% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, यानी हाफ ऑफ रिएक्टेंट जो है वो बदल गए हैं प्रोडक्ट में। तो 50% रिएक्शन पूरी हो गई है। तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का फार्मूला R0/2K, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये है। मैंने आज आपको क्लास में भी बताई थी ये बात कि इनके फॉर्मूले रटे होने चाहिए। ज़ीरो के लिए क्या है, ये अगर पेपर में ऐसे भी आया हुआ है, टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या डिपेंड ऑन इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो वो ज़ीरो ऑर्डर है, और इंडिपेंडेंट है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। उसके बाद मैंने ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस पेपर में आया हुआ है, आप कर चुके हैं। व्हाट इज़ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ को डिफाइन करना आप कर चुके हैं। किसी केमिकल रिएक्शन के लिए ये वेरिएशन है R वर्सेस टाइम। प्लॉट इज़ गिवन, आपको क्या बताना है, इस प्लॉट को देखकर क्या बताना है, इसका ऑर्डर बताना है और इसका स्लोप बताना है। ऑर्डर क्या है इसका, ज़ीरो ऑर्डर, और ज़ीरो ऑर्डर में आप रिएक्शन पढ़ चुके हो, स्लोप बराबरी में होता है -K। ठीक है, वो फर्स्ट ऑर्डर वाला होता है जहाँ लोग के बराबर होता है, अदरवाइज़ ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए -K के बराबर होता है स्लोप। उसके बाद ये रिएक्शन थोड़ी सी टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इसको स्टेटमेंट थोड़ी अजीब है, इस टाइप के वैसे बहुत हॉट्स लेवल के हैं, कम ही आते हैं। इफ़ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ x, यानी हाफ लाइफ का मतलब टी हाफ इज़ इक्वल टू 0.693/K। ये है ना फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर हिंट दे रहा है, वो किसके बराबर है, x के, यानी ये किसके बराबर हो गया, x। क्लियर। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर मैं साथ के साथ में शुरू कर देती हूँ। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। अगर हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का x के बराबर है और 3/4 3/4 लाइफ पीरियड ऑफ द सेम रिएक्शन इज y, देन हाउ x एंड y आर रिलेटेड टू ईच अदर। कितना सिंपल है, क्या कहा, हाफ लाइफ x के बराबर है, तो आपको ये टी हाफ का फॉर्मूला पता है, आप डायरेक्ट लिख दो, टी हाफ इज इक्वल टू पॉइंट, क्यों निकालने की ज़रूरत है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K, तो किसके बराबर है, x के बराबर है, और 3/4 ये निकालना पड़ेगा। अब हाफ की जगह क्या लेना पड़ेगा, 3/4। जब हम 3/4 लेते हैं तो यहाँ भी क्या लेते हैं, R0/4, ये कट जाएगा, log 4 ऊपर आ जाएगा, log 4 की वैल्यू पुट कर दी, ये आपका आ गया दिस वन, यानी 3/4 T3/4 जो है वो y इसके बराबर आता है। अब वो क्या कह रहा है, जैसे हमने टी हाफ सॉल्व किया वैसे T3/4 किया,
अब उसने कहा है दोनों को इक्वल पुट कर दो, किसको, x और y को, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। उसका क्वेश्चन क्या है देखिए, हाउ x एंड y आर रिलेटेड टू ईच अदर, इसका मतलब दोनों को इक्वल पुट करो। मैंने पुट किया x बराबर में y या y बराबर में x, तो आप देख सकते हो ये 6 ये दूनी 12 लगभग 2 गुना है, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x। y जो है डबल है ऑलमोस्ट x का, तो y इज इक्वल टू 2x। दोनों को हाउ दे आर रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू को बराबर पुट कर दो और देख लो क्या रिलेशन है। क्लियर। अगला, in some cases it is found that large number of colliding molecule have energy more than threshold energy but even then reaction is very slow. Why? उसने कहा ये देखा गया बहुत सारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल हैं, उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, फिर भी उनकी रिएक्शन बहुत स्लो है। क्यों? इसका मतलब उनकी कोलिजन्स ठीक से नहीं हो रही हैं। अब टकराएंगे अगर ठीक से नहीं तो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, खाली टक्कर मारना नहीं, इफेक्टिव कोलिजन होना, वर्ड याद रखना, इफेक्टिव कोलिजन होना बहुत ज़रूरी है। यानी उनकी जो कोलिजन्स हैं, जो आपस में वो टकरा रहे हैं, वो इफेक्टिव, वो प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट बना सकें। अगर कोलिजन इफेक्टिव कैसे होंगी, यानी उनकी ओरिएंटेशन सही होनी चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी सही होनी चाहिए, अगर वो ठीक से कोलाइड करेंगी तभी प्रोडक्ट बनाएंगी, नहीं तो नहीं बनाएंगी। इसका मतलब इतना कोलाइड होने के बाद भी रिएक्शन स्लो है, तो इसका मतलब साफ है कि उनकी कोलिजन्स इकट्ठी सही नहीं है, जो कोलाइड कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, बिकॉज दीज मॉलिक्यूल डू नॉट कोलाइड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, इनकी कोलिजन्स ठीक नहीं है, इसलिए रिएक्शन बहुत स्लो है। उसके बाद वट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ये आप कर सकते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है और मॉलिकुलैरिटी जो मॉलिक्यूल है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल करा रखा है। आपकी कोई रिएक्शन है, ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है, तो इन दोनों स्टेप में से फास्ट का कोई लेना देना नहीं, इसी से रेट निकालेंगे। इसमें 2 रिएक्टेंट है तो रेट दोनों के बराबर ही होगी। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, वाई कैन नॉट मोलिकुलैरिटी ऑफ एनी रिएक्शन बी इक्वल टू 0। मोलिकुलैरिटी कभी 0 नहीं होगी, अभी मैंने बताया था एटलीस्ट एक मॉलिक्यूल तो होगा ही होगा ना रिएक्शन में। ठीक है। उसके बाद ये इसको छोड़ दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करने। ये देखिए, फॉर ए जनरल रिएक्शन ए टू बी, ये बहुत आता है, प्लॉट दे रखा है कंसर्न, ये तो आपके ग्राफ वाले हैं, तो ग्राफ मैंने सारे इकट्ठे बना रखे हैं, आप ध्यान देख लो। कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम दे रखा है, आंसर करो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। ऑर्डर क्या है, 0 है। स्लोप क्या है, 0 के लिए -k के बराबर है। और यूनिट क्या है 0 ऑर्डर के लिए, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। कितना आसान है। 3 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कितना ईजी है स्कोर करना, बताओ। आप खुद देखिए इसके अंदर है ही क्या, कोई भी रिएक्शन एक जनरल दे रहा है और उसके लिए वो कह रहा है मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूँ, उसके तीनों बातें बताओ। अगर आपको एक ग्राफ देख के ही पता चल गया ऑर्डर 0 है, फिर तो कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि 0 ऑर्डर में आपको स्लोप बता रखा है -k के बराबर होता है। इंटीग्रेटेड इक्वेशन से स्लोप समझाया था मैंने। और यूनिट क्या होती है रेट कांस्टेंट की, 0 ऑर्डर की, सबको पता है ये होती है, खत्म बात। उसके बाद why can we not determine the order of a reaction by taking into consideration the by balanced equation? Order is determined ध्यान से देखिए क्वेश्चन, समझिए क्या दे रखा है। why can we not determine the order of reaction by taking into consideration the balanced equation? हम सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को अगर कंसीडर करें, उसको कंसीडरेशन में ले आएँ, मतलब सिर्फ उसको देखकर हम ऑर्डर क्यों नहीं बता सकते। जैसे मैंने आपको कहा था बेटा, AA प्लस BB गिव्स यू CC प्लस DD, तो ज़रूरी नहीं है कि A और B पे ही रेट डिपेंड करे, हो सकता है वो अल्फ़ा और बीटा पे डिपेंड करे। यानी 3 मोल्स हैं, 3 के 3 ना रिएक्ट करके 2 रिएक्ट करें, तो खाली अल्फ़ा पे डिपेंड करे। तो हम किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर हम कभी भी ऑर्डर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ऑर्डर इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑर्डर को निकालना है तो ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, सो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड ओनली विद सीइंग द बैलेंस्ड इक्वेशन। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स कौन सी बताई थी, जो मैंने कई स्टेप्स में होती हैं, तो उनका जो ऑर्डर है वो डिटरमाइंड होता है उनके स्लोएस्ट स्टेप से, ना कि फास्ट स्टेप से। तो हम खाली बैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर कभी भी ऑर्डर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑर्डर के लिए मैकेनिज्म उसका पता होना चाहिए। वो रिएक्शन एलिमेंट्री है यानी एक स्टेप में होती है, या वो कॉम्प्लेक्स है यानी कई स्टेप में होती है। और अगर वो कई स्टेप में होती है तो सिंपल स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम खाली ऑर्डर को बताने के लिए बैलेंस्ड इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। राइट। अगला देखिए,
एक रिएक्शन ए से बी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पीछे भी कराया है, ये प्रोडक्ट बना रही है। ये स्टूडेंट्स देखिए अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कोई रिएक्शन ए से बी प्रोडक्ट बना रही है तो रेट इज़ गिवन बाय दिस टाइम, रेट आपको गिवन है, कोई समस्या ही नहीं, रेट इज़ गिवन। हाउ इज़ रेट इफेक्टिव इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज़ डबल, कितना ईजी है, कंसंट्रेशन बी की डबल कर दें, क्या मुश्किल है, बी में क्या कर दो, बी को डबल कर दो और रेट देख लो क्या चेंज होती है। अब तुम खुद ही देख लो, यहाँ बी 2 है पावर, इसको 2 भी कर दूँ, 2 बी की पावर 2 कर दूँ तो 4 टाइम्स होगी, तो आपका आंसर हो गया रिएक्शन रेट विल बिकम 4 टाइम्स। आगे, हाँ, व्हाट इज़ द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ़ ए इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस। याद रखना, ए को लार्ज एक्सेस में कर रहा है, अगर हम ए को लार्ज एक्सेस में कर लेंगे तो हमने कहा था जो भी चीज़ एक्सेस में होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहती है, तो ऑर्डर क्या होगा ओवरऑल, ए पे तो फ़र्क पड़ना नहीं, तो बी 2 है तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया 2, क्योंकि अगर ए को एक्सेस में लिया है तो वो तो कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या बी, बी की पावर 2 है तो ऑर्डर भी क्या होगा 2, हो गया सॉल्व। अगला इसका बी पार्ट देखिए, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 23.1 मिनट्स फॉर 50% completion, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% completion ऑफ दिस रिएक्शन। कितनी सिंपल बात है, आपको कहा है कि 50% रिएक्शन होने के लिए यानी टी हाफ होने के लिए 23.1 मिनट लगते हैं, तो 75% के लिए कितना लगेगा, आप क्या करोगे, आप देखिए टी हाफ के लिए क्या टाइम लगा 23.1 मिनट, राइट, ये हमें गिवन है। के की वैल्यू क्या होती है 2.303 बाई टी हाफ, लोग R0/2 हम यहाँ से करते आ रहे हैं उसकी डेरिवेशन के लिए, तो टी हाफ कितना हो गया 2.303 बाय दिस log 2, ये तो उसकी डिराइव कर रहे हैं हम, ये हम सारा कर चुके हैं, ठीक है। आपका यहाँ से के आ गया, दिस वन हमने टी हाफ पुट कर दिया, सिंपल टी हाफ पुट कर दिया, ये आ गया के। अब आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से 75% निकालना है। 75% के लिए क्या होगा 2.303 बटा के, लोग इनिशियल कंसनट्रेशन है 100 और ये क्या है उसका 175%, तो आपका R0/4, R0/4, R0 से R0 कट जाएगा, लोग क्या आ जाएगा 4, बस। अब आप इसको डिवाइड कर दो, किसको डिवाइड कर दो 75 वाले को हाफ से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया 40.2 मिनट। आगे बात समझ, सिंपल इस न्यूमेरिकल में किया क्या है, बहुत इजी है, टी हाफ निकाल लिया, टी हाफ निकालने के बाद हमने क्या किया, टी 75% निकाल लिया, 75% निकाल के दोनों को डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया 40.2 मिनट। अगर आपको पेपर में आ जाए खाली इस हिसाब से वैल्यू निकालनी है तो आप खाली निकाल सकते हो। अगर मान लो वो रिलेशन पूछता टी 75% और टी हाफ का, तो हम इसको डिवाइड करते, तो हम डिवाइड करते, अदरवाइज डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, उसने नहीं पूछा अगला पार्ट, मेरे को लगा इसने अगला पार्ट ये पूछा है तो आप अपना रिएक्शन यहीं ख़त्म कर दोगे, आप खाली 75% निकालोगे। यू हैव टू कैलकुलेट टी हाफ इज़ गिवन, टी हाफ की मदद से आपने यहाँ से यहाँ के को इधर ले गए, अब आपको क्या करना है 75% के लिए निकालना है, आपने यहाँ से निकाल लिया, इस के की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर, ये जो हमने के निकाला है टी हाफ वाला, इस के की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, आपका काम खत्म, आपका 75% निकल गया आंसर दिस वन। हमें इसको डिवाइड नहीं करना, डिवाइड तब करते हैं जब हमें बताना होता कि 75% रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम जो है वो दुगना है, तिगना है, क्या है वो निकालो, तो वो इसने पार्ट नहीं दिया, मुझे लगा इसने वो भी दिया, तो आपके लिए तो ईजी हो गया न्यूमेरिकल, आपने इसको यहीं ख़त्म कर देना है, सिंपल। उसने 75% के लिए पूछा है तो टी हाफ की वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से के निकालो, के कैसे निकालोगे, के इज़ इक्वल टू 2.303 बटा टी हाफ, टी हाफ कितना है 23.1 और log 2 कितना 0.3010, ये आपका के आ गया। अब इसको 75 वाले में पुट कर दोगे, दैट्स ऑल, क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। अगला देखिए न्यूमेरिकल, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये अभी कराया मैंने, ऑर्डर बताना है, इसमें ऑर्डर क्या है, स्लोप क्या है और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, तो आप देख लीजिए ऑर्डर क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्लोप -k है और यूनिट सेकंड इनवर्स है, ठीक। ये मैंने आज तुम्हें नोट्स में क्लास में कराया। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड डबल ऑफ 90%, आ गया ना, डबल ऑफ 90%। जैसे मैं अभी बता रही थी ऊपर वाला, मैं उसको डिवाइड करने चली थी क्योंकि 75% वाला भी न्यूमेरिकल ऐसा आता है कि उसका टाइम जो है हाफ लाइफ का दुगना है तिगना, तो डिवाइड करना है, अदरवाइज़ हमें डिवाइड नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है, या आप नोट्स में से करेंगे, आज मैंने क्लास में भी कराया था, आप इसको प्रूव कर सकते हैं, एज इट इज़ है। अगला ये देखिए आप,
ये एक रिएक्शन है, इसमें रेट दे रखी है ए इतनी बी इतनी, रेट इफेक्ट कैसी होगी, अगर कंसंट्रेशन बी की डबल कर दें और एक्सेस, ये तो रिपीट हो गया, वही का वही आ गया, तो आप इसको उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। इसी के साथ बेटा आपका ये वाला एक और में आया था, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 100 मिनट लेती है फॉर कंप्लीशन ऑफ 60% ऑफ रिएक्शन, फाइंड द टाइम व्हेन 90% ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। क्या कहा उसने, 60% रिएक्शन कंप्लीट होती है तो इतना टाइम लगता है, यानी 40 बज गई, 60% कंप्लीट होगी तो 100 में इनिशियल होगी 100 और 60 पूरी होगी तो 100 में से 60 गया 40, तो नीचे आ जाएगा 40, तो 90, ये इसको फर्स्ट ऑर्डर का बता दिया, इतना टाइम लगा। फाइंड द टाइम व्हेन 90% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड। पहले आप इसके अकॉर्डिंग के निकालेंगे, वहाँ से फिर हम क्या निकालेंगे 90% के लिए और के की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक, इसी के साथ आपका यहाँ पर बेटा न्यूमेरिकल ख़त्म होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन न्यूमेरिकल है, इसको ज़रूर करना। 36वां बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, इस टाइप के न्यूमेरिकल ज़रूर करने हैं। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ ताकि फिर मैं इस वीडियो को क्लोज़ करूँ। ये लास्ट न्यूमेरिकल है, ध्यान से देख लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 100 मिनट लगते हैं बेटा फॉर कंप्लीशन ऑफ 60% ऑफ रिएक्शन, और फिर बताओ कितना लगेगा अगर 90% हो। हम पहले 60% की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है तो फार्मूला क्या होगा, K इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log R0 अपॉन, ये सबको पता है फर्स्ट ऑर्डर का है। यहाँ से आपने 2.303 डाल दिया, आपको पता है टाइम कितना है 100 डाल दिया log। यहाँ आप ध्यान देखना है R0 क्या है और R नीचे जो बचा हुआ है R कितना है, तो हमारे पास R क्या है 100 आ गया, और वो क्या आपका 40 कट गया, ये हो गया 2 दूनी 4 2 पंजे 10। आपको ये पता होना चाहिए इनिशियल 100 है और 60% पूरा हो गया तो बचा हुआ कितना आया 100 माइनस 60 कितना आ गया 40, तो आपका नीचे क्या आ जाएगा 40, और जब नीचे 40 आएगा तो कट के आएगा 2 दूनी 4 2 पंजे 10 log 5 माइनस log 2। पहुँच गए हम यहाँ तक, देखो यहाँ पर पहुँच गए हम। पहले फर्स्ट ऑर्डर का डाला, वैल्यू डाली और इसको सॉल्व किया, log 5 माइनस 2, इसको सॉल्व करके हमारे पास K आ गया। ये हमारा एक पार्ट ख़त्म। जो उसने पहली लाइन बोली थी 100 मिनट लगते हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ 60%, पहला पार्ट ख़त्म। अब वो पूछता है टाइम बताओ व्हेन 90% ऑफ रिएक्शन इज़ कंप्लीटेड। अब 90% रिएक्शन के लिए क्या करें, 90% का मतलब टी क्या कर दूँ, 90 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log R0, वही फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला, इसमें भी एज इट इज़ के log। अब क्या हो जाएगा 90% कंप्लीटेड, यानी 100 इनिशियल है और 90 कंप्लीट होगी तो 10 बच गई, तो कितनी होगी बटा में 10, 100 में से 90 गए 10 बच गया। आई बात समझ, मैंने क्लास में भी चीज़ समझाई थी। 90% पे कितना, यानी 90% कंप्लीट होगी तो बची कितनी, 100 में से 90 चला गया 10, तो log 10 हो गया, log 10 1 हो जाता है। क्लियर, यहाँ से आपका log 10 क्या आ गया 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अब हम पहुँचे थे इस स्टेप पे, देखिए T90 निकाला, यहाँ से हमने 2.300 यहाँ log डाला, वैल्यू डाली, यह आ गया log 10। क्लियर, K कहाँ से आया, K आपका यहाँ से ये वाला पुट करेंगे, ये क्या आया ना पहले स्टेप में जो हमने निकाला था, उस K को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। फिर हमारा क्या निकल आएगा 90, K डाला, यहाँ से log 10 आ गया, log 10 1 होता है, ये आपका आंसर आ गया। दैट्स ऑल। इसी के साथ ही आपके ख़त्म होते हैं। ये बेटा मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के करा दिए, इवन एनसीईआरटी भी कवर होगी, इससे बाहर कोई नहीं आता। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करेंगे बेटा, क्योंकि जिसने चैप्टर कर लिया उसके लिए कुछ भी नहीं है। नोट्स कर लो आप पहले, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस कर लो। पहला क्वेश्चन देखो, ये टेबल वाला देखो, XY निकालना है, रेट निकालनी है, ऑर्डर, इस टाइप के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने करा दिए। ग्राफ वाले पहचानने आ जाते हैं, डिफाइन करना आ जाता है, एलिमेंट्री क्या है, इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है। ओवरऑल ऑर्डर निकालना हो तो कहा था फास्ट स्टेप की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ नहीं पड़ती, ये भी सिखा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्टिवेशन और इनको डिफ़ाइन करना है, डिफरेंस आता है। ये ग्राफ के हिसाब से तीन चीज़ें बतानी होती हैं, 3 मार्क्स का आ जाता है। इनको डिफ़ाइन करना आता है, ग्राफ के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर किसी रिएक्शन को इतना टाइम लगता है तो 3/4 के लिए कितना लगेगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अमाउंट डबल कर दें तो रेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप कर सकते हैं। या प्रूव करने वाला मैंने आपको बताया कि उसका टाइम लगभग 90%, ये देखो 100 मिनट लगते हैं 60% के लिए, तो 90 के लिए कितना लगेगा, पहले 60% के लिए निकालिए और फिर 90, 60 मतलब 100 में से 60 गया, 40 रिमेनिंग आ गया, उसकी रेट निकाल के उस K की वैल्यू को सेकंड में डालो, 90 का निकल आएगा। इसी के साथ ही आपका स्टेप ये ख़त्म होता है। आई थिंक आपको काइनेटिक्स अच्छे से आ गई होगी। तो पहले तो बेटा काइनेटिक्स के नोट्स करना, जिसमें मैंने आपको सारी टॉपिक को अच्छे से कवर कराया है। उसके
के बाद ये क्वेश्चंस करना, फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इस यूनिट में मार्क्स लेने बहुत ईजी हैं।